दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 11 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आम आदमी को जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने परेशान कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बढ़ते दूध के दाम ने जबरदस्त झटका दिया है। जी हां, डेयरी ब्रांड अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। जी हां, मदर डेयरी दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमत आज यानी कि 11 जुलाई 2021 से लागू होगी। आपको बता दूं कि 1 जुलाई से अमूल ने अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। मदर डेयरी ने कहा है कि वे 11 जुलाई 2021 यानी कि आज से अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर हैं। नई कीमतें सभी दूध वेरिएंट्स के लिए लागू होगी। आपको बता दें कि इस डेयरी कंपनी ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में दूध की कीमतें बढ़ाई थी। जी हां, अब आज से ग्राहकों को नई कीमतों पर मदर डेयरी का दूध मिलेगा। दोस्तों रक्षाबंधन इस साल 22 अगस्त यानी कि रविवार के दिन मनाया जाएगा। बहनें रक्षाबंधन पर भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ राखी बांधेगी और तिलक लगाकर आरती उतारेगी। जी हां, और मुंह मीठा भी करेगी। जी हां, भाई भी बहन को उपहार देंगे और उसे जीवन भर रक्षा का वचन देंगे। जी हां, भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है और प्रेम से पगा होता है। दोस्तों आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफा से पार्टी में बवाल मच गया है, जिसे अब शांत करने के प्रयास तेज हो गए हैं। जहां पार्टी की तरफ से जगदानंद सिंह के इस्तीफे की बात को नकार दिया गया है, तो वहीं अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उनके इस्तीफे को लेकर बड़ी बात कह दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जगदा बाबू के इस्तीफे की बात बिल्कुल भी गलत है। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह के इस्तीफे के लिए तेज प्रताप यादव को ही कारण बताया जा रहा था। उन्होंने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर मंच से ही उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन अब तेज प्रताप यादव के तेवर नरम पड़ गए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर जा रहे तेज प्रताप यादव से जब जगदानंद के इस्तीफा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने नाराजगी की बात से इनकार कर दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वह है क्या जो उनसे नाराजगी होगी। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जगदा बाबू ने इस्तीफे की बात को सही नहीं माना है, ऐसे में नाराजगी की बात भी गलत है। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनकी कल ही पिताजी से बात हुई है और पार्टी में सब कुछ ठीक है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के साथ तेज प्रताप यादव की बात होने को लेकर कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो रही है कि जगदानंद सिंह उनसे नाराज हैं। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही गांव की सियासत इंटरनेट मीडिया पर छाने लगी है। व्हाट्सएप, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक पर यह जंग छिड़ चुका है। पंचायत चुनाव के लिए युवा प्रत्याशियों की लंबी कतारों ने इस जंग को रोचक बना दिया है। भावी प्रत्याशियों द्वारा वर्तमान प्रतिनिधि पर छोड़े जा रहे आरोप प्रत्यारोप के वाहन से स्थिति रोचक हो गई है। इस वाहन से बचने को अब निवर्तमान गांव के मिलॉर्ड से लेकर मुखिया, जिला परिषद सदस्य आदि भी अपने बचाव की कमान थाम ली है। चौपालों पर इंटरनेट मीडिया का यह जंग चर्चा का विषय बन रहा है। पक्ष और विपक्ष के लोग अपने कमेंट से मन की भड़ास निकाल रहे हैं। युवा पीढ़ी द्वारा शुरू किए गए इस जंग में लंबे समय से गांव की सियासत में अपनी पैठ जमा रखने वाले अधिकांश प्रतिनिधि भी इस मोर्चे पर मुस्तैदी की अनिवार्यता समझने लगे हैं। जहां कई मुखिया और जिला परिषद सदस्य ने इसके लिए इंटरनेट मीडिया की गतिविधियों में एक्सपर्ट अपने अपने पंचायत के ही किसी न किसी युवा को इसके लिए बहाल कर दिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मसौदा तैयार कर लिया है। यूपी की जनसंख्या नीति के मसौदे पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 बच्चों को हम डॉक्टर और इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन 8 बच्चे होंगे तो साइकिल की दुकान पर पंक्चर बनाएंगे और फवारा लेकर मजदूरी ही करेंगे। मोहसिन रजा ने आगे कहा है कि हम धर्म और संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को आगे ले जाना चाहते हैं। मोहसिन रजा ने कहा है कि हम अपने लोगों को टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। साथ ही मोहसिन रजा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, वैसे ही इनका जनाधार नहीं है। ये लोग सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा है कि कानून को हमने जनता के बीच रखा है और राय मांगी है, लेकिन उल्लंघन करने पर सुविधाएं वापस ले ली जाएगी।
दोस्तों, बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के अपने हिंदू पूर्वजों के संबंध में दिए गए बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के बयान के बाद कहा है कि भारत के 95% मुसलमान हुए हैं जिनके पूर्वज हिंदू हैं। जी हां, उन्होंने यानी कि जमा खान इस बात को स्वीकार किया है, वह बहुत आवश्यक है, क्योंकि देश का मुस्लिम समाज देश की जड़ों से तभी जुड़ पाएगा जब वे बाबर, गजनी जैसे आक्रमणकारियों से नाता तोड़कर अपने आप को धरती पुत्र मानेंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने शुक्रवार को कहा था कि हम राजपूत थे, हमारे पूर्वज बेसवाड़ा से आए थे, हमारे पूर्वज जयराम सिंह और भगवान सिंह थे। भगवान सिंह इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन गए, जो हमारा खानदान है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने शुक्रवार को कहा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, आज भी उनके खानदान के कई लोग हिंदू राजपूत हैं। जो पूर्वजों ने इस्लाम धर्म अपना लिया, इसलिए हम आज मुसलमान हो गए। दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अभी तक डटे हुए हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है, उसी दिन से 200 किसान संसद के पास धरना देंगे। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर हम संयुक्त राष्ट्र जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने सिर्फ इतना कहा था कि 26 जनवरी की घटना के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने कहा था कि अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम यूएन में जाएं? केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी आंदोलन खत्म करने की अपील की है। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान आंदोलन खत्म करके वार्ता शुरू करें, यानी कि बातचीत शुरू करें। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री की अपील पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि बातचीत शुरू करने की बात करना ठीक है, लेकिन बातचीत के लिए शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में करीब एक सप्ताह तक लू के प्रकोप के बाद शुक्रवार को तापमान में गिरावट देखी गई। यह खबर है कि 3 हफ्ते से सुस्त पड़ा मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शुक्रवार से ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होना शुरू हो गई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दलों को भाजपा से मुकाबला करने की रणनीति पर एक साथ काम करने के लिए मतभेदों और अहंकारों को अलग रखना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसा करने पर इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्ष के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है और उनकी रणनीति वास्तविक मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे नेता देश की स्थिति के बारे में चिंतित हैं और समय समय पर बोलते हैं। जी हां, उन्हें एक साथ मिलकर विभिन्न राज्यों की यात्रा करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ सामने आएगा। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों के सदस्य बैठकर बात करेंगे। जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूं कि समय आ गया है और हमें जितनी जल्दी हो सके बात करनी चाहिए। दरअसल जिस दिन से हम हारे थे उसी दिन से हमें बात करना शुरू कर देना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें लगातार लोगों तक पहुंचना चाहिए। राजद बिहार तक सीमित है तो कोई बंगाल तक सीमित है, कोई महाराष्ट्र तक सीमित है। इसीलिए हमें गठबंधन करना है, साथ आना है और हमें हर राज्य में एक साथ जाना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव नामांकन में हुई हिंसा और लखीमपुर खीरी जिले में एक समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार ने सियासी रंग पकड़ लिया है। यह बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने इस मसले पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जी हां, राबड़ी देवी ने उत्तर प्रदेश सरकार को गुंडों की रखवाली करने वाली सरकार बताते हुए द्रौपदी चिरहरण की एक तस्वीर अपने पोस्ट में साझा की है। जी हां, उन्होंने इस तस्वीर के माध्यम से यह बताने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा है कि जिस राज्य में महिलाएं असुरक्षित हो वहां के मुख्यमंत्री किस मुंह से अपने आप को बाबा और योगी कहते हैं। राबड़ी देवी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है, किस मुंह से वे अपने आप को बाबा और योगी कहते हैं, ये ढोंग की पराकाष्ठा है। राबड़ी देवी ने आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के वेश में गुंडे कानून की रखवाली कर रहे हैं।
दोस्तों, फिल्में हमारे समाज का आईना होती है। जिन्हें फिल्म के गाने मनोरंजन का जरिया होते हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्मों में गानों को अश्लीलता का ठिकाना बना दिया गया है। जिन्हें बहुत लंबे समय से भोजपुरी फिल्मों गानों को लेकर विवाद उठ रहा है। जिन्हें इस बार यूपी सरकार ने भोजपुरी इंडस्ट्री की फुरहरता पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। जी हां, सीएम योगी ने भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता दृश्य वाले गाने परोसने वाले के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख का संदेश दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्मों को यूपी सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। योगी सरकार के इस कदम पर भोजपुरी के सुपरस्टार गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने योगी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा है कि हम योगी सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। अश्लीलता परोसने वाली भोजपुरी फिल्मों पर नकेल कसने के लिए सराहनीय कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि सब्सिडी पाने के लिए अब भोजपुरी फिल्मों के निर्माता निर्देशक भी ध्यान रखेंगे कि वे फिल्मों में फुरहरपन अश्लीलता ना दिखाएं। मनोज तिवारी ने कहा है कि फिल्म में एक बेहतर मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन कुछ लोग फिल्मों के जरिए अश्लीलता परोसने का काम कर रहे हैं। सरकार ने अच्छा निर्णय किया है, ऐसा निर्णय लोगों को भी लेना चाहिए। दोस्तों, मानदेय की मांग को लेकर पूरे बिहार में वार्ड सचिवों का धरना प्रदर्शन जारी है। वार्ड सचिवों की मांग है कि उनकी मानदेय अस्थायी तौर पर चालू किया जाए, लेकिन बिहार सरकार इनकी नहीं सुन रही है। आपको बता दूं कि आज से 5 साल पहले यानी कि साल 2016 में बिहार सरकार द्वारा बिना मानदेय के वार्ड सचिवों की बहाली की गई थी। सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना में इन सचिवों के द्वारा खूब काम लिया गया। ईमानदारी पूर्वक काम करने के बावजूद भी बिहार सरकार इनकी एक नहीं सुन रही है। जी हां, अब आप लोग ही बताइए, आज के दौर में बिना मानदेय के कोई किसी का काम करता है क्या भला? लेकिन इन वार्ड सचिवों ने किया, फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। दोस्तों, बिहार के सीवान संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके आरजेडी के दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन को काफी समय गुजर गया है, लेकिन अब भी विभिन्न पार्टी के नेताओं का उनके परिजनों से मिलने का दौर जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार की देर रात आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से मिलने सीवान पहुंचे। सिद्दीकी ने बंद कमरे में ओसामा से घंटों बातचीत की। अब दोनों की मुलाकात के बाद क्यासों के बाजार गर्म है। दरअसल मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद आरजेडी की ओर से जैसा रवैया अख्तियार किया गया, उससे दिवंगत नेता के परिजनों में नाराजगी है। इस बात का फायदा उठाते हुए कई पार्टी के नेता उन्हें न्योता दे रही है। ऐसे में अन्य पार्टी में शामिल होने के कयासों से घबराई आरजेडी अब डैमेज कंट्रोल में जुड़ गई है। यही वजह है कि शहाबुद्दीन के सबसे करीबी रहे सिद्दीकी को मान मनोबल के लिए उनके घर भेजा गया, ताकि शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी का हिस्सा बने रहे। आपको बता दूं कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 2 बार सीवान पहुंचकर ओसामा से मुलाकात कर चुके हैं। उनके अलावा पार्टी के कई नेता ओसामा से मिलने पहुंचे, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात नहीं की है। दोस्तों, बिहार के 5 जिलों में 7 सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर बेहतर बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग की निविदा समिति ने करीब 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसमें सीतामढ़ी, वैशाली, मोतिहारी, पूर्णिया और दरभंगा जिला शामिल है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसे संबंधित पदाधिकारियों को तय समय पर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में खुलापन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निविदा समिति के सभी निर्णय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। दोस्तों, देश में आज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। आलम यह है कि पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में भी 100 रुपए प्रति लीटर को पार हो गई है। जी हां, बिहार में तो खैर ये 2 सप्ताह पहले ही 100 रुपए को पार कर गई है। उधर डीजल के दाम भी 95 रुपए से ऊपर है। आशंका लगाई जा रही है कि तेल की कीमतों में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच विपक्ष का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। जहां कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने कुछ हालिया ट्वीट में मोदी सरकार पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि तेल देखिए, तेल की धार देखिए, झूठों की जमात देखिए, मोदी शाह की सरकार देखिए। जहां शनिवार को एक बार फिर से उन्होंने तेल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए बाबा रामदेव का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे पेट्रोल डीजल की कीमत 35 से 40 रुपए तक लाने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो पर दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि जालसाजों और ठगों से सावधान, वह रे रामदेव तेरा खेल, व्यापारी बनकर बेचे तेल। उन्होंने आगे लिखा है कि बाबा या फिर धोखेबाज। जी दिग्विजय सिंह ने जो वीडियो शेयर किया है वह 2014 से पहले का है। इसमें बाबा रामदेव कहते हैं कि अगर काला धन वापस आ जाएगा तो 50 साल तक हिंदुस्तान में टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि इसका फायदा यह होगा कि पेट्रोल का मूल्य 70 रुपए में नहीं खरीदना पड़ेगा। पेट्रोल का बेसिक प्राइस 35 रुपए है, इस पर 50% सरकार ने टैक्स लगा रखा है, ये आपका फायदा होगा। बाबा रामदेव ने आगे कहा था कि अगर रसोई गैस के ऊपर टैक्स ना हो तो 400 से 500 रुपए वाला सिलेंडर आपको 200 से 300 रुपए में मिलेगा, वो भी मोदी सरकार में। आपको बता दूं कि बाबा रामदेव ने
2018 में कहा था कि अगर सरकार उन्हें इजाजत दे तो वे देश में 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल बेच सकते हैं। जहां रामदेव ने तब महज 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बेचने का दावा करते हुए मांग की थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी टैक्स स्लैब के न्यूनतम दर यानी कि 5% पर शामिल किया जाना चाहिए था। दोस्तों, गरीब तबके के बच्चों को उच्च शिक्षा पाने की चाह अब सपना बनकर नहीं रह पाएगी। गरीब बच्चों के सपनों को पंख बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिल रहा है। सरकार की नई योजना से उच्च शिक्षा की राह थोड़ी आसान हुई है। यह योजना के तहत ग्रेजुएशन, MBA तथा अन्य कोर्स के लिए बच्चों को ऋण देकर उनको उच्च शिक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला परामर्श एवं निबंधन केंद्र के सहायक मैनेजर शकील अख्तर ने बताया है कि सरकार की ओर से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम 3 योजनाएं चल रही है। यह क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 42 विषयों के लिए आसान दर से छात्रों को ऋण देकर उनको उच्च शिक्षा दिलाने का मुख्य उद्देश्य है। स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत इंटर पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों को चिन्हित करके उनको भत्ता देने का काम किया जाता है। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीक के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर आदि का ज्ञान दिया जाता है। अब क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण की राशि में भी लैपटॉप, कोचिंग का फीस, हॉस्टल की सुविधा तथा किताबों के दाम भी शामिल कर लिए गए हैं। जीएम मैनेजर ने बताया है कि जो छात्र आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं वे कुछ शर्त तथा नियमों का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ पा सकते हैं। लड़कियों के लिए मात्र 1% की दर से तथा युवाओं को 4% की दर से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के रेगिस्तान में होने वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती जलवायु परिवर्तन आधारित खेती की योजना के तहत बिहार के कटिहार जिले में भी की जा रही है। यह ड्रैगन फ्रूट की खेती की ओर किसान भी आकर्षित हो रहे हैं। आत्मा द्वारा किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यह कटिहार जिले में वर्तमान में 20 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। ड्रैगन फ्रूट की खेती का रकबा बढ़ाए जाने को लेकर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कटिहार जिले में पहली बार उद्यान विभाग द्वारा 3 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना का लाभ लेने के लिए पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। यह सरकार द्वारा इसके लिए किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। यह आत्मा के माध्यम से 3200 ड्रैगन फ्रूट का पौधा किसानों को फ्री में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। यह अब तक 2200 पौधे का वितरण किया जा चुका है। स्थानीय किसानों को किशनगंज में ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसान नागराजन के खेत का परिभ्रमण कराने के साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में अब पुलिस अफसरों और कर्मियों को थाने से लेकर फील्ड ड्यूटी तक हमेशा साफ और मापदंड के अनुसार तय यूनिफॉर्म पहनना होगा। यह सही तरीके से वर्दी नहीं पहनने पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी एसके सिंघल ने आदेश जारी करके सभी पुलिस अफसरों और पुलिस कर्मियों को मापदंड के अनुसार वर्दी धारण करने का निर्देश दिया है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से सभी डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी और समादेष्टा को इसको लेकर निर्देश जारी किया है। दोस्तों, राजधानी पटना से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। नीतीश कुमार नाम के एक युवक के मुंह में 82 दांत थे, जिसे पटना की IGIMS के डॉक्टरों ने 3 घंटे की सर्जरी के बाद निकाल दिया है। जबड़े में इस तरह का आश्चर्यजनक ट्यूमर शायद ही कभी देखने को मिला होगा, लेकिन आरा के रहने वाले 17 साल के नीतीश कुमार के जबड़े में 82 दांत देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। हैरत की बात यह थी कि इन दांतों की संख्या समय के साथ साथ और ज्यादा बढ़ रहे थे। नीतीश ने दिल्ली से लेकर तमाम बड़े शहरों में इलाज के लिए चक्कर लगाए, लेकिन डॉक्टरों की पकड़ में यह मामला नहीं आया। आखिरकार पटना की IGIMS के डॉक्टरों ने नीतीश की सर्जरी की है। IGIMS के डॉक्टरों ने जब नीतीश के जबड़े की जांच शुरू की तो उन्हें एक ट्यूमर का पता चला। जब दोनों जबड़े में फैले ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया तो 82 दांतों का गुच्छा मिला। सर्जरी के बाद नीतीश अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। सीएम नीतीश कुमार मेरे घर, परिवार और पार्टी को तोड़े हैं, लेकिन मैं शेर का बच्चा हूं, टूटने वाला नहीं हूं। यह चिराग ना रुकेगा ना टूटेगा। ये बातें लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान बलिया के प्रशांत नगर में प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र विवेक के आवास पर कही है। यह कार्यक्रम में उपस्थित हजारों कार्यकर्ताओं ने तालियों से स्वागत करके उनका हौसला बुलंद किया। यह उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। चिराग पासवान ने कहा कि सभी सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल बिहार के हर एक गाँव में होना चाहिए था, ताकि लोगों
लोगों को बेहतर इलाज के लिए प्रदेश से बाहर का चक्कर नहीं लगाना पड़े। मैं स्वास्थ्य सेवा सुधार करने की बात करता हूं, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की बात करता हूं। इसीलिए नीतीश कुमार मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरी राजनीतिक हत्या कराना चाहते हैं। क्या मैं विकास की बात करना छोड़ दूं, बेरोजगारी की बात करना छोड़ दूं, न्याय और सच्चाई की बात करना छोड़ दूं? मैं कभी सच से मुंह नहीं मोड़ सकता हूं। मैं अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा और आदर्श पर चलता रहूंगा। ये सारी बातें लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह राज्य में सीएए विरोधी आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस पर कार्रवाई न करे। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि राज्य कानून के अनुसार और नए नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने कहा है कि पहले के नोटिस के अनुसार कार्रवाई न करें। यह सभी कार्रवाई नए नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा है कि राज्य सरकार सुनवाई की आखिरी तारीख के आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, क्या आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए यह काम की खबर हो सकती है। SBI अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस दे रहा है। दरअसल बैंक यह सुविधा जनधन अकाउंट के खाता धारकों को दे रही है। SBI के जिन ग्राहकों के पास रुपए डेबिट कार्ड है उन्हें 2 लाख रुपए तक का मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर देता है। यह रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग करने वालों को मृत्यु बीमा, खरीद सुरक्षा कवर और अन्य लाभ मिलते हैं। जनधन अकाउंट खाता धारक मुफ्त इंश्योरेंस का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी भारत के बाहर हुई घटना भी कवर होती है। दोस्तों, AK-47 मामले में पटना की बेउर जेल में बंद RJD के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की तबीयत फिर से खराब हो गई है। बेउर जेल से अनंत सिंह को इलाज के लिए एम्स लाया गया, जहां इलाज के क्रम में उन्होंने कई बार उल्टी की। उनकी हालात पहले से ज्यादा चिंताजनक बताई जा रही है। राजधानी पटना में स्थित बेउर जेल में बंद मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनके कान में तेज दर्द होने लगा। आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए पटना एम्स भेजा गया। डॉक्टरों ने अनंत सिंह के मुंह में पाइप लगाकर मशीन डालने की कोशिश की, लेकिन अनंत सिंह की उल्टी शुरू हो गई। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह को जगह मिली है। ऐसे में अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या JDU की कमान किसी और को दी जाएगी। JDU के अगले अध्यक्ष के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के नाम की है। नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही कुछ सालों के लिए अलग राजनीतिक दल बना लिया हो, लेकिन JDU में अपनी पार्टी का विलय कराने के बाद एक बार फिर वे नीतीश कुमार के करीबियों में शुमार हो चुके हैं। जदयू में शामिल होते ही नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करवाया और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का पद भी दे दिया। जी हां, और अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनका अध्यक्ष बनने का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। जी हां, हालांकि अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वही उपेंद्र कुशवाहा भी खुद को अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों को बार बार ये कहकर खारिज करते रहे हैं कि अभी तो पार्टी में कोई चुनाव ही नहीं होना है। जदयू के संविधान के मुताबिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड का चेयरमैन होता है, लेकिन अभी ये दोनों पद अलग अलग लोगों के पास है। जहां RCP सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब RCP सिंह मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी संविधान के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा ही दोनों पद यानी कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। इस बारे में जब उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसी संविधान में यह भी लिखा गया है कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेने का अधिकार है, जिस पर बाद में कार्यकारिणी की मुहर लगनी होती है। उपेंद्र कुशवाहा के JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति सबसे जरूरी है। इसके बाद मौजूदा अध्यक्ष RCP सिंह को भी मानना अहम है। साथ ही ललन सिंह जैसे पार्टी के दूसरे कद्दावर नेताओं का भी साथ चाहिए। इसके अलावा प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से आते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कुशवाहा जाति से होना नीतीश कुमार के लव कुश के फॉर्मूले को मुश्किल में डाल सकता है। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाने के खेरकटिया गांव में शुक्रवार को वज्रपात की चपेट में आने से एक गाय के साथ ही 2 किशोरी की जान चली गई, यानी कि 2 बच्चे की जान चली गई, जबकि 4 अन्य बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना मिलते ही गांव तथा क्षेत्र के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए कुचायकोट CHC पहुंचाया, जहां से 2 घायलों के हालात गंभीर देखकर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया।
दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ने आम जनों के घर घर तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार डाक महानिदेशक अनिल कुमार के नेतृत्व में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार के नवादा शाखा ने पूरे भारत में नवादा शाखा पहला स्थान प्राप्त किया है। डाक महानिदेशक ने नवादा मंडल और बैंक शाखा नवादा की इस शानदार उपलब्धि के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण डाक सेवक को बधाई दी है। जहां उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान देशवासियों को नगद निकासी के लिए हो रहे परेशानियों को देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने एईपीएस के दौरान लोगों को भुगतान की व्यवस्था शुरू की है। दोस्तों, धर्म परिवर्तन को लेकर नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान की ओर से दिए गए बयान के बाद बिहार की सियासी पारा चढ़ गया है। जिस प्रकार से जमा खान ने धर्म परिवर्तन के संबंध में अपनी राय रखी और खुद को राजपूत बताया, उसने जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा दी है। जी हां, आरजेडी ने जमा खान के बयान को लेकर जेडीयू पर निशाना साधा है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी ने जेडीयू पर आरएसएस की बोली बोलने का आरोप लगाया है। जी हां, आरजेडी के प्रदेश महासचिव साजिद जमाल ने कहा कि जो जमा खान का बयान आया है, आज से 2-3 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी वैसा ही बयान सामने आया था। जो बयान उन्होंने दिया था वही बात जमा खान भी कह रहे हैं। ये उन्हीं के कथन है, इसीलिए बीजेपी और जेडीयू में कोई भी फर्क नहीं रहा। जदयू के भी भगवाकरण हो गया है। जो आरएसएस कहता है वही बात तो ये कहते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मियां तेज हो गई है। यह चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा पार्टियां चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रही है। यह छोटे दलों का आपस में समझौता बढ़ रहा है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल सपा और बसपा ओबीसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम से दूरी बनाने लगे हैं। जी हां, राजनीतिक पंडितों की माने तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनावी मैदान में उतरकर मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाकर सेक्युलर दलों का सियासी खेल खराब कर सकते हैं। ऐसे में अगर उन्हें मुस्लिम वोट नहीं भी मिलते तो वे अपनी तकरीर और राजनीतिक माहौल के जरिए ऐसा ध्रुवीकरण करते हैं कि हिंदू वोट एकजुट होने लगता है। जी हां, ऐसे में विपक्षी दल अगर ओबीसी को साथ लेते हैं तो उनके सामने अपने वोटरों को दूसरे पालों में जाने का खतरा है, जो अपने को सेक्युलर दल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जी हां, उनके सामने मुस्लिम परस्ती और कट्टरता जैसा आरोप भी लग सकता है। यही कारण है कि ओबीसी के साथ यूपी के मुख्य विपक्षी दल आने का मन नहीं बना रहे हैं। जी हां, ओबीसी के साथ बिहार चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती यूपी में भी ओबीसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। बसपा की मुखिया मायावती ने कहा है कि यूपी में हमारी पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। जहां उन्होंने किसी भी तरह की खबरों को खारिज किया है। जहां मायावती ने कहा है कि यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। बसपा के एक बड़े नेता कहते हैं कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए बसपा कई विषयों पर काम कर रही है। दलित मुस्लिम गठजोड़ की कवायद चल रही है। ऐसे में हम अगर अपने पाले में ओबीसी साहब को लेते हैं तो ध्रुवीकरण होगा, वोट डिवाइड होगा, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में इन्हें यहां लेना ठीक नहीं समझा जा रहा है। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ओबीसी अपने कट्टर बयानों के कारण ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। वह सेक्युलर राजनीति का लबादा जरूर ओढ़ लेते हैं, लेकिन उनकी छवि इस संदर्भ में गंभीर नहीं है। यह ध्रुवीकरण की खबरों से बचने के लिए इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जिस प्रदेश से ये आते हैं वहां भी इनका सत्ताधारी दल से गठबंधन रहता है। वह लोग भी सिवाय हैदराबाद के अलावा इनसे कहीं भी गठबंधन नहीं करते हैं। इसी कारण बिहार में इनके साथ चुनाव लड़ने वाली बसपा ने यहां गठबंधन से साफ मना कर दिया है। दोस्तों, बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 100% लोगों को टीकाकरण को देखते हुए मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अनोखी पहल शुरुआत की है। टीका वाली नाव गांव-गांव पहुंच रही है और स्वास्थ्य कर्मी लोगों को बुलाकर टीका लगा रहे हैं। कटरा प्रखंड में टीका वाली नाव की शुरुआत सिविल सर्जन और केयर इंडिया के अधिकारियों द्वारा किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया है कि इस तरीके की नाव की परिकल्पना जिला अधिकारी ने की थी, जिसे अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मूर्त रूप दिया जा रहा है। टीकाकरण के लिए बिहार में इस तरह का पहला एवं अनोखा प्रयास किया गया है। दोस्तों, बिहार में इस साल पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार में अगस्त से सितंबर महीने तक पंचायत का चुनाव कराए जा सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में इस साल 4 पदों पर ईवीएम से मतदान होगा और वही 2 पदों पर बैलेट से मतदान कराए जाएंगे। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दिया है तथा सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। आपको बता दूं कि बिहार में मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य का चुनाव ईवीएम से, तो सरपंच और पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है तथा दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगाया जा रहा है। बिहार पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए आयोग ने नामांकन शुल्क भी निर्धारित कर दिया है।
दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को हरियाणा के यमुनानगर में प्रस्तावित भाजपा की बैठक के विरोध में किसानों ने हंगामा किया। बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को आना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ दिए। कई किसान बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और पुलिस से विवाद करने लगे। यह मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं जाने दिया। इससे गुस्साए किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बिलासपुर के डीएसपी आशीष चौधरी ने कहा कि राज्य के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा रामविलास भवन में बैठक करने पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने बैठक को रोकने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ दिया। दोस्तों, मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार का राजधानी पटना में सियासी गर्मी तेज हो गई है। जहां लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दूं कि पिछले दिनों पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान के साथ बगावत करते हुए 5 सांसदों के साथ मिलकर लोजपा संसदीय दल के नेता बने गए थे। अब जब पशुपति पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री बने हैं, तो उनके पुराने बयान को लेकर सियासी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल चिराग के साथ बगावत के समय पशुपति पारस ने यूं कहा था कि पार्टी में 1 पर्सन 1 पोस्ट का फॉर्मूला लागू हो, इसलिए चिराग को हटाया गया है। आपको बता दें कि पशुपति पारस के पास अब 4 जिम्मेदारियां हो गई है। यह मोदी कैबिनेट में मंत्री के अलावा पारस लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा वे संसदीय दल के नेता भी हैं और लोजपा के एक और इकाई दलित सेना के अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पशुपति पारस ने कहा था कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद सोचूंगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसे लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।